हेलो गाइज, मेरा नाम है सत्यजीत सरकार और आप सभी का हमारे चैनल सरकार सर अकेडमी में स्वागत है। तो गाइज आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 के मैथ्स 1 का लेसन नंबर 3 जो कि हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसका आज हम लोग बेसिक्स वाला लेक्चर देखने वाले हैं। तो चलिए गाइज बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो गाइज अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर से दबा दीजिएगा लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए। और गाइज ऑलरेडी हम लोगों ने इसके पहले 2 चैप्टर्स एक्सप्लेन कर चुके हैं, जो कि हमारा मैथमेटिकल लॉजिक और दूसरा हमारा मैट्रिसेस। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर्स नहीं देखे होंगे तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे हम लोगों ने कंप्लीट प्लेलिस्ट बना चुके हैं। आप उस प्लेलिस्ट के थ्रू पूरे के पूरे लेक्चर्स देख सकते हैं। तो गाइज आज हम लोग ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। अब गाइज देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर देखने के पहले ना, इसके पहले मैंने एक लेक्चर डाला है जो कि हमारा ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला करके होगा। वो जो चैप्टर, वो जो लेक्चर है ना, तो वो लेक्चर पे आप लोग पूरे के पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक के इंपॉर्टेंट वाले फॉर्मूले देख सकते हैं, जो कि ऑल ओवर 12th क्लास में लगने वाला है। तो आप मेक श्योर एक बार उसको देख लीजिएगा, क्योंकि ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले थे और ये हमारा चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री का है। तो आप लोगों को उस लेक्चर का काफी ज्यादा गरज पड़ने वाला है। आप अगर देख लेंगे, थोड़ा सा लेक्चर लंबा जरूर है लेकिन देख लेंगे तो आपको बहुत ज्यादा एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि उन फॉर्मूलेस का यूज हम लोग इस लेक्चर में, मतलब इस चैप्टर में करने वाले हैं। तो आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो बेसिक्स है वो देखेंगे, जो कि हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर में जरूरत पड़ेगा। तो चलिए गाइस बिना देरी के शुरू करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहला जो कंटेंट है हमारा क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। अब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या होता है? नॉर्मल इक्वेशन के बारे में तो आप लोगों को पता होगा कि ऐसे इक्वेशन जहां पे हमारा वेरिएबल वगैरह होता है, कि कोई किसी के साथ कंपेयर होता है, इक्वल्स होता है, लेफ्ट हैंड साइड होता है, राइट हैंड साइड होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इक्वेशन कहते हैं। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या होता है? तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या है? एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और फंक्शंस इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। मतलब एक ऐसा इक्वेशन जिसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन कौन है? तो हम लोग को पता है साइन है, कॉस है, टैन है, कॉट है, सेक है, कोसेक है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर हमको किसी इक्वेशन में दिख रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बोलेंगे। जैसे मैं आप लोग को लिख के बताता हूं। अगर इमेजिन कीजिए, मैंने आप लोग को एग्जांपल लिखा है एक -1 प्लस 2 sin x इज इक्वल टू 0। अब देखिए, मैंने यहाँ पे एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन लिख दिया। यहाँ पे देखिए हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है। यहाँ पे ये जो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वेट हो रहा है और यहाँ पे हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिख रहा है। तो ये जो हो गया, ये मेरा क्या हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हो गया। तो सीधा सा लॉजिक है, जिस भी इक्वेशन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिखे वो मेरा क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होता है। अब यहाँ पे देखिए, मैंने एक चीज लिखा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और फंक्शंस। मतलब एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, उससे ज्यादा भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है। जैसे अगर मैंने आप लोगों को लिखा sin x प्लस cos x इज इक्वल टू 1। अब देखिए यहाँ पे कितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो हमारे पास 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है एक इक्वेशन के अंदर। लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है, इक्वेट हो रहा है, मतलब ऑब्वियस सी बात है ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। और यहाँ पे देखिए 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हो गया। अब देखिए इस तरह से हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन लिख सकते हैं। अब जैसे अगर आप लोगों ने जो वैल्यूज पढ़े थे, जैसे अपन लोगों को पता है कि sin x का वैल्यू अगर मैंने बोल दिया 1, ठीक है, तो ये भी मेरा क्या हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हो गया। क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या बोला है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है और यहाँ पे ये आपस में इक्वेट हो रहा है और इसके अंदर देखिए हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, मतलब ये भी मेरा क्या रहेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन रहेगा। अब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन तो क्लियर हो गया। इसके बाद अगला वाला टॉपिक क्या है, सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन तो आ गया, जैसे हमारा नॉर्मल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकलता है उसी तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का भी सॉल्यूशन निकलता है। क्या बोले देखिए यहाँ पे, अ वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल इन अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन which satisfies the equation is called solution of trigonometric equation। मतलब क्या बोले, a value of a variable, मतलब एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में जो हमारा वेरिएबल होता है, ठीक है, जैसे ये मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है sin x = 1। अब यहाँ पे मेरा वेरिएबल कौन है, तो वेरिएबल कौन है, x है। तो यहाँ पे a value of a variable in a trigonometric equation which satisfies the equation is called a trigonometric equation। मतलब हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के अंदर जो वेरिएबल है, वेरिएबल का एक ऐसा वैल्यू जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कहते हैं। अब इसका भी मैं आपको एग्जांपल लिख के बताता हूँ। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा है, इमेजिन कीजिए यही वाला लिख लेता हूँ, sin x का वैल्यू कितना लिख दिया मैंने, 1। अब sin x का वैल्यू 1 लिखा, मेरे को बताइए
साइन का वैल्यू 1 कब होता है, तो साइन का वैल्यू 1 कब होता है, तो हमको पता है साइन 90 पे वैल्यू 1 होता है। 90 मतलब क्या होता है, π/2 भी बोल सकते हैं हम लोग उसको। तो यानी कि अगर मैंने यहाँ पे बोला x का वैल्यू क्या रहेगा, तो x का वैल्यू π/2 रहेगा। अब ये जो हो गया, ये π/2, ये इसका क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। तो यहाँ पे देखिए x का ऐसा वाला वैल्यू जो इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। अब देखिए सॉल्यूशन भी कई तरीके के होते हैं। यहाँ पे हमारे पास सॉल्यूशन जो निकला, जैसे ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, अब इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन निकलेगा ऐसा जरूरी नहीं है, एक से ज्यादा भी सॉल्यूशन निकल सकता है। यहाँ पे मैंने बस एक एग्जाम्पल लेके एक सॉल्यूशन निकाल के दिखाया है, लेकिन एक से ज्यादा भी सॉल्यूशन निकल सकता है हमारा एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का। तो चलिए अभी हम लोग एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे इमेजिन कीजिए, मैं यही का एग्जांपल ले लेता हूं। क्या है हमारे पास, -1 + 2। अब साइन दिख रहा है, मैं इधर इमेजिन कीजिए cos लिख लेता हूं, हर बार साइन साइन। इधर हम लोगों ने क्या लिख दिया, cos x = कितना हो गया, 0। अब मैंने बोला इसका सॉल्यूशन निकाले। सॉल्यूशन मतलब क्या रहेगा, x का वैल्यू बताइए। अब x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो देखिए -1 है, उस तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, +1। 2 cos x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। अब ये 2 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में cos x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2। अब मेरे को बताइए cos का वैल्यू 1/2 कब आता है, तो हम लोग को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाला टेबल याद है। cos का वैल्यू 1/2 आता है हमारा 60 डिग्री पे, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे x का वैल्यू क्या हो गया, 60। 60 मतलब क्या होता है, π/3। तो हम लोग अगर बोलेंगे ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है, तो इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है हमारा π/3। अब मेरे को बताइए कि जरूरी है कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, बिल्कुल भी नहीं। एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के काफी सारे हमारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। मतलब यहाँ पे x का वैल्यू सिर्फ π/3 आएगा ऐसा जरूरी नहीं है, x के हमारे काफी सारे अलग अलग वैल्यू आ सकते हैं। अब देखिए ये इतने सारे अलग अलग वैल्यू कैसे निकालना, क्या होता है, क्या कैसे होता है, तो इसके बारे में अगर हमको देखना है तो हम लोग को देखना पड़ेगा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन निकालने का टाइप्स क्या क्या है। तो देखिए सॉल्यूशन निकालने के लिए इस चैप्टर में हमको 2 टाइप पढ़ना है। पहला रहेगा हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन और दूसरा रहेगा हमारा जनरल सॉल्यूशन। चलिए लिख लेते हैं। अब हम लोग इन सॉल्यूशंस के टाइप क्या है ये देखने वाले हैं। प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन क्या होता है। तो चलिए गाइस पहले जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद प्रिंसिपल और जनरल सॉल्यूशन देखते हैं। तो चलिए गाइस जल्दी से अभी हम लोग हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन वाला कंटेंट स्टार्ट करते हैं। अब देखिए गाइस क्या बोले यहाँ पे, अ सॉल्यूशन अल्फा ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इज कॉल्ड अ प्रिंसिपल सॉल्यूशन इफ अल्फा इज बिटवीन 0 and 2π। अब देखिए यहाँ पे क्या बोले कि अगर इमेजिन कीजिए किसी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकला, हमारा सॉल्यूशन क्या है, अल्फा। अब ये जो अल्फा है ये मेरा प्रिंसिपल सॉल्यूशन तब कहलाएगा जब वो अल्फा मेरा 0 और 2π के बीच आता है। अब 0 मतलब हमारा क्या है, तो हम लोग का पता है 0 मतलब क्या होता है, 0 डिग्री, और 2π मतलब क्या होता है, 360 डिग्री। यानी कि जो मेरा सॉल्यूशन है वो 0 और 360 डिग्री के अगर बीच आता है तो मैं उसको क्या कहता हूँ, प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहता हूँ। अब देखिए 0 और 360 मतलब, अब देखिए थोड़ा सा याद रखिए कि हम लोग एंगल्स को डिग्री में कम, रेडियन में ज़्यादा बोलेंगे, क्योंकि अभी हम लोग जैसे जैसे हायर क्लासेस में जाते हैं डिग्री का यूज़ एकदम मिनिमल हो जाता है और रेडियन का यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसी वजह से एंगल्स को आदत डालिए रेडियन में बोलने का। मैंने आप लोग को ऑलरेडी कुछ बताया है, जैसे 0 डिग्री हमारा मतलब 0 रेडियन, 30 डिग्री π/6 रेडियन, 45 डिग्री π/4 रेडियन, 60 डिग्री π/3 रेडियन, 90 डिग्री π/2 रेडियन, उसके बाद 270 हमारा 3π/2 और 360 हमारा क्या होता है 2π रेडियन। तो कम से कम इतने तो भी बहुत अच्छे से हमको याद रखना है। और देखिए गाइस आप लोगों ने अगर इसका प्रीवियस में एक लेक्चर मैंने पोस्ट किया है जो कि हमारा ऑल इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन करके है, फॉर्मूला करके है, तो वो वाला लेक्चर एक बार याद से देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे मैंने पूरे के पूरे जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेस जो है तो उसको मैंने एक्सप्लेन किया है। तो ज़रूर से उसको देखिएगा, क्योंकि वो अगर देख लेंगे ना तो आप लोग को ये जो ग्राफ वाला कंसेप्ट होता है ना ये समझने में बहुत ज़्यादा ईजी जाएगा। उधर मैंने ऑलरेडी अलाइड एंगल का कंसेप्ट बताया है, तो ज़रूर से उसको देखिएगा। अब देखिए गाइस यहाँ पे वापस से आ जाते हैं। प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या बोला कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो मेरा 0 और 360 डिग्री के बीच में अगर आता है तो मैं उसको क्या कहूँगा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब 0 और 360 के बीच में मतलब हमको पता है 0 ये पूरा ऐसे रोटेट करते हुए वापस यहाँ तक आएंगे, मतलब 360 डिग्री, यानी 1 रोटेशन के अंदर अगर आया तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो मेरा किसी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन 1 रोटेशन के अंदर आता है तो हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल देखेंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे इमेजिन कीजिए मैंने एग्जांपल लिया tan x का वैल्यू कितना ले लिया, 1/√3 ले लिया। tan x बोले तो मैंने लिखा 1/√3।
अब मेरे को बताइए इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या रहेगा और कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे tan का वैल्यू 1/√3 कब आता है, तो tan का वैल्यू 1/√3 कब आता है, तो हमको पता है 30 डिग्री पे आता है। 30 डिग्री मतलब क्या होता है, π/6। तो यहाँ पे हम लोग को पता है tan का वैल्यू 1/√3 कब आता है, π/6 में। अल्फा बोले तो π/6, इसको आप लोग एक जगह थोड़ा सा याद करके रख लीजिए, ठीक है, कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए अल्फा हमारा क्या निकला, π/6। अब मेरे को बताइए tan का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़े हैं कि ऐसे एक्सिस वाले सिस्टम में ये हमारा फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। उसके बाद इसमें हमने ASTC रूल दिखे थे या फिर ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी वाला रूल, जहाँ पे अपन लोगों ने देखे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan और कॉट पॉजिटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। ये देखिए ये सब कंसेप्ट मैंने ऑलरेडी बताया है, आप लोगों ने अगर वो लेक्चर नहीं देखे होंगे तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑल इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला करके होगा, उसको जरूर से देखिएगा। थोड़ा सा लंबा है लेक्चर, लेकिन देखिएगा, आपको समझने में अच्छा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमारा ऑल, यहाँ पे साइन कोसेक, इधर tan कॉट और इधर कॉस सेक हमारा क्या रहता है, पॉजिटिव। इधर हमको क्या बोले, tan जो है वो पॉजिटिव है। अब tan मेरा कहाँ पॉजिटिव है, देखिए बड़ा, तो tan मेरा किधर पॉजिटिव दिख रहा है, तो tan मेरा देखिए ऑल पॉजिटिव मतलब tan तो पॉजिटिव होगा, और इधर साइन कोसेक पॉजिटिव मतलब tan नेगेटिव। इधर देखिए tan पॉजिटिव दिख रहा है, मतलब इधर हमारा tan पॉजिटिव है, इधर कोसेक पॉजिटिव है मतलब tan नेगेटिव। तो tan मेरा दो जगह में पॉजिटिव दिख रहा, एक तो हमारा दिख रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट पे और एक हमारा दिख रहा है कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो हम लोग को पता चल गया tan का वैल्यू हमको दो क्वाड्रेंट में मिल रहा है, एक हमको फर्स्ट में मिल रहा और एक हमको थर्ड में मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट में जाने का एक तरीका, देखिए ये भी हमने अलाइड एंगल में देखे थे कि अगर मेरे को फर्स्ट क्वाड्रेंट पे जाना है तो एक तो हम लोग डायरेक्ट आते हैं या तो हम लोग π/2 माइनस थीटा करके आते हैं। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में जाना है तो हम लोग एक तो π/2 प्लस थीटा करके आते हैं, नहीं तो π माइनस थीटा करके आते हैं। अगर मेरे को थर्ड क्वाड्रेंट में जाना है तो या तो मैं π प्लस थीटा करके आता हूँ, नहीं तो 3π/2 माइनस थीटा करके आता हूँ। और अगर मेरे को फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना है तो मैं या तो 3π/2 प्लस थीटा करके जाता हूँ या तो 2π माइनस थीटा करके जाता हूँ। दोनों में से कोई तो, इनमें से कोई तो तरीके से अपन लोग क्वाड्रेंट्स में जाते हैं। लेकिन हम लोगों ने भी ये भी देखे थे कि π/2 और 3π/2 क्या करवाता है, चेंज करवाता है। ये दोनों π/2 और 3π/2 हमारा क्या करवाता है, चेंज करवाता है। चेंज कैसे करवाता है, साइन हमारा कॉस से चेंज होता है, कॉस हमारा साइन से, tan कॉट से कॉट, tan से सेक, कोसेक से कोसेक, सेक से। जिस वजह से हम लोग 90 और 270 को जहां तक के हो सके निगलेक्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए अगर हम लोग को प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है तो हम लोग ये 90 और 270 वाले को जितना कम यूज कर सके, मतलब करेंगे ही नहीं, सीधा सीधे बोलो तो हम लोग करेंगे ही नहीं, इनको बिना यूज किए हम लोग जाएंगे। अब बिना यूज किए कैसे जाएंगे, तो देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट पे जाना है तो हम लोग एकदम डायरेक्ट चले जाएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एकदम डायरेक्ट जाएंगे। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में जाना है तो हम लोग कैसे जाएंगे, पाई माइनस अल्फा करके जाएंगे। अगर मेरे को थर्ड क्वाड्रेंट में जाना है तो हम लोग कैसे जाएंगे, पाई प्लस अल्फा करके जाएंगे। और अगर मेरे को फोर्थ क्वाड्रेंट पे जाना है तो हम लोग कैसे जाएंगे, 2π माइनस अल्फा करके जाएंगे। तो ये बात ध्यान में रखिए, हम लोगों ने π/2 और 3π/2 का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे। अब आप लोग जिसने वो लेक्चर नहीं देखा है ना, उसको लग रहा होगा क्या बकर कर रहे सर, बट थोड़ा सा समझने का ट्राई कीजिए। आप मैं एग्जांपल बताऊंगा ना तो आप बड़े अच्छे से समझ जाएंगे। बस इतना समझ के रखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे जाना है तो डायरेक्ट जाना है, सेकंड क्वाड्रेंट में जाना है तो पाई माइनस अल्फा करके जाना है, थर्ड क्वाड्रेंट पे जाना है तो पाई प्लस अल्फा करके जाना है, फोर्थ क्वाड्रेंट पे जाना है तो 2π माइनस अल्फा करके जाना है। अब tan का वैल्यू पॉजिटिव हमने देखे फर्स्ट में है और थर्ड में है। फर्स्ट में जाना है तो हम लोग कैसे जाते हैं, डायरेक्ट जाते तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लोग यहाँ पे सीधा सीधी लिख देंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे जाना है तो tan x का वैल्यू हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट पे डायरेक्ट बोले तो कैसा, tan का वैल्यू 1/√3 कब आता है, डायरेक्ट π/6 पे, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे π/6। अब tan x का वैल्यू कितना निकला, tan π/6, tan कैंसिल, x का वैल्यू कितना हो जाएगा, π/6। यानी हम लोग का एक सोल्यूशन क्या मिला, x का π/6। अब देखिए दूसरा हमारा कहाँ मिल रहा था, सेकंड क्वाड्रेंट में, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में मिल रहा था। थर्ड क्वाड्रेंट में जाने का तरीका क्या है, पाई प्लस अल्फा। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे tan x का वैल्यू क्या रहेगा हमारा, tan। अब देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में थर्ड क्वाड्रेंट में जाने का तरीका पाई प्लस अल्फा बोले तो पाई प्लस अल्फा बोले तो कौन था हमारा, π/6। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, कितना होगा, tan x बोले तो क्या रहेगा, पाई प्लस π/6, 7π/6, tan 7π/6 और यहाँ पे x का वैल्यू कितना निकला, 7π/6। यानी कि यहाँ पे हमारा
इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन निकल रहे? 2 सॉल्यूशन निकल रहा है। एक निकल रहा है π/6 और एक निकल रहा है 7 π/6। ये किस में निकल रहा है? प्रिंसिपल सॉल्यूशन में। क्योंकि देखिए हम लोगों ने सिर्फ एक रोटेशन के अंदर देखे, यहाँ पे हम लोगों ने ये जो 2 सॉल्यूशन निकला वो कितने रोटेशन पे निकला हमारा? सिर्फ और सिर्फ एक रोटेशन में निकला। अब देखिए एक रोटेशन में हमारे कितने सॉल्यूशन निकलते हैं? 2 सॉल्यूशन निकलता है जनरली। अब यहाँ पे ये हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन का एक एग्जांपल देखिए। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं और अच्छे से समझ जाएगा। जैसे इमेजिन कीजिए मैंने एक और एग्जांपल लिखा, एग्जांपल दूसरा एक नेगेटिव वाला ले लेते। जैसे अगर मैंने लिखा cos x का वैल्यू इमेजिन कीजिए कितना लो 1/√2 -1/√2 ले लेता हूँ, ठीक है। अब मैंने बोला cos x का वैल्यू कितना? -1/√2। अब देखिए cos x का वैल्यू -1/√2 सॉल्व कैसे करें? तो सबसे पहले तो मेरे को पता है cos का वैल्यू 1/√2 कब आता है। तो हमको पता है cos का वैल्यू 1/√2 π/4 पे आता है, यानी 45 डिग्री पे आता है। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा याद रखेंगे, अल्फा बोले तो हमारे लिए कौन है? π/4 है। इसको थोड़ा सा याद रखिए, ठीक है, याद रख लिए। अब cos का वैल्यू क्या है? पॉजिटिव की नेगेटिव? तो हम लोगों को दिख रहा है नेगेटिव है। अब cos मेरा नेगेटिव किधर किधर होता है? तो हमको पता है cos मेरा नेगेटिव किधर है? इधर ऑल पॉजिटिव मतलब cos हमारा पॉजिटिव है। इधर सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव मतलब cos क्या रहेगा? नेगेटिव। मतलब एक तो इधर आता है। क्या इधर मेरा cos नेगेटिव होता है? बिल्कुल होता है। यहाँ पे देखिए tan और cot पॉजिटिव मतलब इधर मेरा cos नेगेटिव है। क्या इधर आता है? नहीं, इधर देखिए cos पॉजिटिव दिख रहा। तो यहाँ पे हमारा अगर cos नेगेटिव है तो एक तो हमारा सेकंड में आता है और एक हमारा काय पे आता है? थर्ड में आता है। अब देखिए अपन लोग क्या करेंगे, सेकंड में जाने का तरीका π-α। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे π-α बोले तो cos x बोले तो इधर कितना cos क्या रहेगा? π-α। अल्फा बोले तो π/4, ठीक है। और यहाँ पे इसको सॉल्व कर दीजिए। ये cos कैंसिल, x का वैल्यू π-π/4 सिंप्लीफाई कर दीजिए। 4π - π 3π/4। x का वैल्यू कितना निकला? 3π/4। ये हमारा हो गया एक सॉल्यूशन। अब दूसरा सॉल्यूशन क्या होगा? तो दूसरा सॉल्यूशन हम लोगों को पता है कौन से क्वाड्रेंट पे है। तो हम लोगों को पता है दूसरा हमारा cos का वैल्यू नेगेटिव थर्ड में मिला था। अब थर्ड में जाने का तरीका π+θ तो हम अल्फा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे cos x का वैल्यू क्या रहेगा? cos π+α। अल्फा बोले तो कौन है हमारे लिए? π/4। अब π/4 सिंप्लीफाई कीजिए। cos कैंसिल, x का वैल्यू π+π/4 सिंप्लीफाई करेंगे। 4π + 5π। x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5π/4। तो ये हमारा निकला सॉल्यूशन। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमारे कितने सॉल्यूशन निकल गए? 2 सॉल्यूशन निकल गए। तो एक रोटेशन के अंदर इसके 2 सॉल्यूशन निकले कुछ इस तरीके से, और इसके हम लोग कुछ इस तरीके से सॉल्यूशन निकले थे। तो देखिए गाइस थोड़ा ध्यान में रखना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे जाना है तो डायरेक्ट, सेकंड में जाना है तो π-α, थर्ड में जाना है तो π+α, फोर्थ में जाना है तो 2π-α। तो ये होता है हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन को सॉल्व करने का तरीका। अब समझ गए गाइस आप लोग को प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब देखिए इसके और भी बहुत ज्यादा एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे जब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। इसको बस आप लोग थोड़ा सा समझ के रख लीजिए किस किस तरीके से किए, और एग्जांपल देखेंगे ना, मतलब एक्सरसाइज जब देखेंगे ना तो इसको और भी बहुत ज्यादा अच्छे से देख लेंगे। अब यहाँ पे देखिए अगला वाला क्या है हमारा? जनरल सॉल्यूशन। अब जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? तो जनरल सॉल्यूशन में क्या बोले? The solution of a trigonometric equation which are generalized by using a periodicity are known as general solution। अब देखिए इन्होंने साफ साफ बोल दिए कि जैसे प्रिंसिपल सॉल्यूशन में मेरा जितना भी सॉल्यूशन है सिर्फ एक रोटेशन के अंदर आ रहा था, लेकिन जनरल सॉल्यूशन में पीरियोडिसिटी मैटर करता है। मतलब यहाँ पे सिर्फ एक रोटेशन नहीं, मल्टीपल रोटेशन, मतलब इनफाइनाइट रोटेशन में इसका आंसर निकलेगा। अब देखिए जैसे यहाँ पे यही वाला एग्जाम्पल लेते हैं, tan x का वैल्यू 1/√3। इधर पे मैं लिख देता हूँ, हमारा एग्जाम्पल है tan x का वैल्यू 1/√3, ठीक है। अब देखिए tan x का वैल्यू 1/√3। मेरे को बताइए जब एक रोटेशन की बात की तो एक रोटेशन में tan x का वैल्यू 1/√3 कितने बार आया था? 2 बार आया था, है ना। तो एक रोटेशन में 2 बार आया। अब यहाँ पे तो भाई इनफाइनाइट रोटेशन है। अब इनफाइनाइट रोटेशन में कितने बार आएगा? तो देखिए एक रोटेशन घूमते घूमते उसने कितने बार कट किया? 2 बार कट किया, मतलब 2 सॉल्यूशन मिला उसको। जब दूसरा रोटेशन घूमेगा तो दूसरा रोटेशन घूमते वक्त उसको और से सॉल्यूशन मिलेगा। जैसे ये दूसरा रोटेशन घूमा, यहाँ तक आते एक सॉल्यूशन मिला, फिर ऐसे जाते जाते इधर एक सॉल्यूशन मिलेगा, फिर ऐसे जाते जाते ये 2 रोटेशन कंप्लीट हो गया। अब उसके एक्स्ट्रा कितने सॉल्यूशन मिल गए? और एक्स्ट्रा के 2 मिल गए, मतलब कितने सॉल्यूशन हो गए? 4। अब देखिए यहाँ पे उसका 2 रोटेशन कंप्लीट हुआ। इमेजिन कीजिए उसने एक और रोटेशन कंप्लीट किया, एक और रोटेशन कंप्लीट किया। तो यहाँ पे देखिए एक और रोटेशन कंप्लीट किया, इधर आते एक और सॉल्यूशन मिल गया, 5वां सॉल्यूशन। फिर ऐसे एक और रोटेशन कंप्लीट करते करते यहाँ तक आ गया, एक और सॉल्यूशन मिल गया। कितना मिल गया? 6 सॉल्यूशन।
और ऐसे करते करते वो आगे बढ़ता रहेगा। और जैसे यहाँ पे 3 रोटेशन में कितने सोल्यूशन हो गए, 6 सोल्यूशन हो गए। वैसे ही एक और रोटेशन मारेगा तो उसको और सोल्यूशन मिलेंगे 2, एक और रोटेशन मारेगा 2 और सोल्यूशन मिलेंगे। ऐसे अगर इनफाइनाइट रोटेशन घूमते जाएगा तो उसको सोल्यूशन भी कितने मिलेंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलेंगे ना। तो इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं हमारे जनरल सोल्यूशन के, ठीक है। तो जनरल सोल्यूशन में हमको एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं। जैसे ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है वैसे ही ये क्लॉकवाइज भी घूमेगा, तो वैसे ही उसके सोल्यूशन नेगेटिव में आते रहेंगे। अब देखिए मैं इसका एग्जांपल लिखता हूं। जैसे हम लोगों ने देखे थे कि एक रोटेशन घूमते घूमते हमारे कितने सोल्यूशन मिल गए थे, 2 सोल्यूशन मिल गए थे। कितना कौन सा मिला था, तो एक सोल्यूशन हमारा मिला था कितना, π/6, और एक सोल्यूशन हमको कितना मिल गया था, 7π/6, ठीक है। अब देखिए 2 सोल्यूशन तो हम लोगों को ऐसे ही मिल गए थे, है ना। अब जब दूसरा रोटेशन घूम रहा है तो दूसरा रोटेशन घूमते वक्त क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए दूसरा रोटेशन घूमते वक्त यानी कि एक रोटेशन एक्स्ट्रा घूम गया। जैसे यहाँ पे पहले कितना मिला उसको, π/6 मिला। अब जब वो घूम के एक रोटेशन एक्स्ट्रा आ गया यहाँ पे, ठीक है, यानी एक रोटेशन एक्स्ट्रा घूम के आया है, यानी एक रोटेशन मतलब कितना होता है, 2π। तो वहाँ पे π/6 पे हमारा कितना ऐड हो गया, 2π ऐड हो गया। अब π/6 में अगर 2π ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, 6 2 2 12 13 π/6। तो यहाँ पे देखिए एक रोटेशन एक्स्ट्रा घूम गया तो इसके और 2 सोल्यूशन मिल गए, एक मिला 13 π/6। वैसे ही अगर इस वाले पॉइंट की बात करें, इधर इसका सोल्यूशन कितना मिला था हमारा, तो इधर मिला था 7 π/6। उसने एक रोटेशन एक्स्ट्रा घूम के आया, मतलब 2π ऐड करेंगे 7 π/6 पे। अगर मैंने 2π ऐड किया तो कितना होता है, 19 π/6, यानी कि और 2 सोल्यूशन मिल गया। कितना मिला, 19 π/6। अगर इमेजिन कीजिए एक और रोटेशन घुमा, उससे एक और रोटेशन घुमा, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस पे और 2π प्लस होगा, 13 π/6 प्लस 2π कितना हो जाएगा हमारा, तो 13 π/6 प्लस 2π 25 π/6। और इसमें भी वैसे ही अगर और 2π मैंने ऐड किया, मतलब वो तीसरे रोटेशन पे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 19 π/6 प्लस 2π कितना होता है हमारा, 31 π/6 होता है। कितना होता है, 31 π/6 होता है। ऐसे करके मेरे को बताइए हर रोटेशन पे आंसर आते रहेगा। अब चलिए ये तो मैं सीधा सीधा घूम रहा हूँ, उल्टा भी जा सकते हैं, है ना। जरूरी थोड़ी ना कि सीधा सीधा मतलब एंटी क्लॉकवाइज घूमे, क्लॉकवाइज भी तो घूम सकता है। अगर क्लॉकवाइज घुमा तो ये π/6 से अगर क्लॉकवाइज घुमा, इमेजिन कीजिए यहाँ पे मेरा π/6 मिला था, अगर उसने ऐसे करके उल्टा घूम के यहाँ पे आया, यानी कि उसने 2π क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अब π/6 से 2π माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, तो π/6 से अगर मैंने 2π माइनस किया तो हमको कितना मिलता है, 11 π/6 मिलता है। मतलब हम लोग को और सोल्यूशन मिल सकता है -11 π/6। वैसे ही 7 π/6 से अगर मैंने 2π माइनस किया तो कितना होता है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, -5 π/6। कितना हो जाएगा, -5 π/6। ऐसे मेरे को बताइए कितने सोल्यूशन निकलते रहेंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशन निकलेंगे ना। अब इनफाइनाइट सोल्यूशन निकलेंगे, कभी पॉजिटिव में कभी नेगेटिव में, तो क्या ये कोई तरीका हुआ जनरल सोल्यूशन को लिखने का, ये कोई तरीका। अगर बोला कि जनरल सोल्यूशन निकालिए तो आप tan x का वैल्यू 1/√3 का ऐसे लिखेंगे सोल्यूशन, बिल्कुल भी नहीं ना। ऐसे हम लोग थोड़ी ना सोल्यूशन लिख सकते हैं। प्रिंसिपल सोल्यूशन में लिमिटेड आ रहे थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन जनरल सोल्यूशन में इनफाइनाइट आंसर आ रहे तो ये थोड़ी ना कोई लिखने का तरीका होता है। तो इसको लिखने का एक तरीका बनाया हम लोगों ने, उसके लिए हम लोगों ने एक स्पेशल फॉर्मूला निकाले, उस फॉर्मूले की मदद से हम लोग जनरल सॉल्यूशन को लिखते हैं। तो फिलहाल तो आप लोग को इतना समझ गया होगा, तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं जनरल सॉल्यूशन के बारे में और बताता हूं। आप लोग पहले तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए गाइस जल्दी से भी हम लोग देखते हैं जनरल सॉल्यूशन में हम लोग आंसर्स को लिखते किस तरीके से। अब देखिए गाइस यहाँ पे ना सिंपल हमारा कुछ फॉर्मूलेज है, इन फॉर्मूलेज को आप ध्यान में रखिए, बड़े इजीली क्वेश्चन कर लेंगे। जैसे sin थीटा इक्वल्स टू sin अल्फा, अगर इस तरह से दिखता है तो हम लोग क्या लिखेंगे, थीटा का वैल्यू n पाई प्लस और -1 रेज़ टू दी पावर n अल्फा। वही बार अगर cos थीटा का वैल्यू हमारा cos अल्फा है तो हम लोग वहाँ पे लिखेंगे थीटा का वैल्यू 2n पाई प्लस और प्लस माइनस अल्फा। वहीं पर अगर हमको दिखता है tan थीटा का वैल्यू tan अल्फा तो हम लोग उसको क्या लिखेंगे, थीटा का इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा। और अगर हमारे पास sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sin स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cos स्क्वायर अल्फा या tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू tan स्क्वायर अल्फा दिखता है तो हम लोग उसको किस तरीके से लिखेंगे, थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। मतलब इन तीनों के लिए हमारा सॉल्यूशन एक ही तरीके से लिखा जाता है। अब देखिए गाइस ये जो मैंने एग्जांपल लिखा था इसी का मैं सॉल्यूशन निकाल के बताता हूं। जैसे हमारे पास क्या था, tan x का वैल्यू 1/√3 था, तो हम लोग यहाँ पे जैसे लिख देते हैं कि tan x का वैल्यू हमारे पास कितना है, 1/√3 है, ठीक है। अब tan x का वैल्यू 1/√3, इसका अगर मैंने सॉल्यूशन लिखने बोला तो सबसे पहले मेरे को पता है tan का वैल्यू 1/√3 कब आता है, तो हमको पता है tan का वैल्यू 1/√3 π/6 में आता है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे tan x इज इक्वल्स टू tan π/6।
अब मेरे को बताइए ये मेरा बिल्कुल कौन से फॉर्मेट में दिख रहा है, इस वाले फॉर्मेट में दिख रहा है tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा। अगर ये tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा की तरह दिख रहा है तो हम लोग को पता है इसका सॉल्यूशन क्या होगा, थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, तो सॉल्यूशन होगा थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा, और यहाँ पे थीटा बोले तो कौन है, x इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा। अल्फा का वैल्यू कितना, पाई बाय 6। और यही हमारा क्या रहेगा, रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। यही हमारा क्या है, रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन है। अब देखिए गाइस, आप बोलेंगे सर ये कहा जमीन आसमान का फर्क दिख रहा, कहीं पर भी कोई सिमिलैरिटी नहीं दिख रहा, आप कैसे बोल रहे यही उसका सॉल्यूशन है। अब देखिए गाइस, यहाँ पे ये जो n होता है ना, n मेरे इंडिकेट करता है इंटीजर को, ध्यान में रखिए। n ये हमारा किसको इंडिकेट कर रहा है, n ये हमारा इंडिकेट कर रहा है z को। z बोले तो हमारा क्या होता है, इंटीजर। यहाँ पे लिख देता है n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। अब देखिए ये जो हो गया, ये n बोले तो इंटीजर होता है। आप मेरे को यहाँ पे n के जगह एक एक करके इंटीजर प्लॉट कीजिए, आपको देखना 100% यही सॉल्यूशंस मिलते हुए दिखेंगे। जैसे अगर मैंने n के जगह 0 डाल दिया, इंटीजर्स में 0 आता है, तो अगर मैंने n के जगह 0 डाल दिया तो x का वैल्यू कितना होगा, 0 इंटू पाई 0 पाई, यहाँ पे देखिए 0 पाई प्लस पाई बाय 6 कितना होता है मेरे को बताइए, 0 पाई 0 हो गया, 0 प्लस पाई बाय 6 कितना निकला, पाई बाय 6। देखिए ये वाला सोल्यूशन निकला। अगर मैंने इमेजिन कीजिए n के जगह 1 डाला तो x का वैल्यू 1 पाई प्लस पाई बाय 6 कितना होगा, ये 1 पाई हो गया, पाई प्लस पाई बाय 6 कितना होता है, 7 पाई बाय 6। देखिए मेरा मैच हो गया। चलिए अगला n के वैल्यू मैंने 2 डाल दिया, n का वैल्यू 2 डाल दिया, 2 पाई प्लस पाई बाय 6 कितना होता है, तो 2 पाई प्लस पाई बाय 6 कितना होता है, तो देखिए हमको पता है 13 पाई बाय 6 होता है। देखिए मिल गया ये। अगर इमेजिन कीजिए मैंने x पे 2 के जगह n में 2 के जगह 3 डाल दिया, तो 3 पाई प्लस पाई बाय 6 कितना होता है, तो यहाँ पे देखिए 3 पाई प्लस पाई कितना हो जाएगा हमारा, 19 पाई बाय 6 दिख रहा है, कितना 19 पाई बाय 6। देखिए मेरा पूरी की पूरे वैल्यूज इससे मैच होते हुए जा रहे ना। फिर यहाँ पे n के जगह अगर मैंने 4 पाई डाला तो शायद 25 पाई आ जाएगा, अगर मैंने n के जगह 5 डाला तो ये 31 पाई बाय 6 आ जाएगा। अब इसी तरह से हम लोग जैसे 6 डालेंगे तो अगला सोल्यूशन, 7 डालेंगे तो अगला सोल्यूशन। वैसे ही अगर आप नेगेटिव डाल के देखते हैं, सर आप पॉजिटिव ले रहे, 0 ले रहे, नेगेटिव क्यों नहीं ले रहे, चलिए नेगेटिव भी लेके देख लेते हैं। अगर मैंने x का वैल्यू -1 डाला तो -1 पाई प्लस पाई बाय 6 कितना होता है, देखिए -1 पाई माइनस पाई प्लस पाई बाय 6 कितना होता है हमारा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -5 पाई बाय 6 कितना हो रहा है, -5 पाई बाय 6। वो भी सोल्यूशन है देखिए हमारे पास, बिल्कुल है ना, -5 पाई बाय 6। अगर मैंने इमेजिन कीजिए -2 डाला तो x का वैल्यू कितना होगा, -2 पाई प्लस पाई बाय 6। सिंप्लीफाई कीजिए 2 पाई 6 -11 पाई बाय 6। देखिए ये भी मेरा ज़रूर सोल्यूशन होगा ना, बिल्कुल है। देखिए तो यहाँ पे देखिए फिर -3 डालेंगे, तो ऐसे करके हमारे सॉल्यूशंस निकलते रहेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा ये कोई तरीका नहीं बनता जनरल सॉल्यूशन को लिखने का, जिस वजह से हम लोगों ने कुछ फॉर्मूलेज बना लिए हैं और इन फॉर्मूलेज की मदद से हम लोग जनरल सॉल्यूशन लिखते हैं। तो अगर हमारे पास क्वेश्चन आया कुछ इस तरीके से, tan x का वैल्यू 1/√3 में को जनरल सॉल्यूशन लिख के बताइए, तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं x का वैल्यू क्या रहेगा, n पाई प्लस पाई बाय 6। वही अगर साइन का होता तो ये फॉर्मूला डालते, कॉस का होता तो ये डालते, वही स्क्वायर में रहा तो ये डालते। अब स्क्वायर वाला थोड़ा सा अलग होता है। देखिए मैं आपको स्क्वायर वाला भी बताता हूँ एक, जैसे ये वाला पार्ट को पहले मिटा देता हूँ मैं, इसके मदद से फिर इसी पोजीशन में मैं आपको स्क्वायर वाला बताता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा आप टेबल को याद रखिए। अब देखिए इमेजिन कीजिए कि मैंने एक क्वेश्चन लिया स्क्वायर वाला। क्वेश्चन क्या लेंगे, इमेजिन कीजिए मैंने एक क्वेश्चन लिखा 4 cos स्क्वायर x इक्वल्स टू 1। 4 cos स्क्वायर x इक्वल्स टू कितना लिख दिया मैंने, 1। और मैंने बोला कि इसका मेरे को जनरल सॉल्यूशन बताइए। अब मैं इसका जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखूंगा, तो सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा, पहले तो इधर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को अकेला कीजिए। अब यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड में cos स्क्वायर x इक्वल्स टू कितना दिख रहा है, 1/4। अब मेरे को बताइए इसका सॉल्यूशन कैसे बताना। अब देखिए ये मेरे स्क्वायर के फॉर्म में है, तो ऑब्वियस सी बात है हमारा स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, लेकिन यहाँ पे अगर स्क्वायर है तो दूसरी तरफ भी स्क्वायर होना चाहिए। अब दूसरी तरफ क्या मेरा स्क्वायर है, इस तरफ में तो स्क्वायर दिख रहा है, क्या इधर स्क्वायर है, बिल्कुल भी नहीं है। अब इधर स्क्वायर हम जबरदस्ती का बनाएंगे। अब जबरदस्ती का स्क्वायर कैसे बनाएंगे, हमको पता है cos स्क्वायर x जैसा कि वैसा 1 मेरा 1 का स्क्वायर होता है और 4 मेरा किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 1/2 का स्क्वायर, क्योंकि देखिए 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो मैंने इसको क्या लिखा है, 1/2 का स्क्वायर करके लिख दिया। अब जैसे ही इस तरह से लिखा, मेरे को पता है cos का वैल्यू 1/2 कब आता है, तो cos का वैल्यू 1/2 कब आता है, आई थिंक सो 60 डिग्री पे आता है। 60 डिग्री बोले तो कितना होता है, पाई बाय 3। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे cos स्क्वायर x
बोले तो 1/2 कब आता है 60 डिग्री पे, तो cos π/3 और इधर कितना था स्क्वायर था। तो यहाँ पे देखिए cos स्क्वायर x इज टू cos स्क्वायर π/3 बन गया। अब देखिए cos स्क्वायर x इज टू cos स्क्वायर π/3 ये मेरा किससे मैच होते दिख रहा है, cos स्क्वायर थीटा इज टू cos स्क्वायर अल्फा, बिल्कुल मैच हो गया। तो मेरे को पता है cos स्क्वायर थीटा इज टू cos स्क्वायर अल्फा रहा, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, थीटा का वैल्यू n पाई प्लस माइनस अल्फा, तो हमको पता है ऐसा रहा, तो थीटा का वैल्यू क्या होता है n पाई प्लस माइनस अल्फा। अब यहाँ पे थीटा बोले तो कौन है हमारा x इज टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा का वैल्यू कितना है हमारा π/3, तो हमारा सॉल्यूशन कितना निकला n पाई प्लस माइनस π/3, और ये जो हो गया ये हमारा क्या निकला जनरल सॉल्यूशन। तो आप लोग को समझ गया गाइस, जनरल सॉल्यूशन हमारे क्या होते हैं, पीरियोडिसिटी पे निकलते हैं, मतलब हर रोटेशन पे हमारे अलग अलग सॉल्यूशन निकलते रहेंगे, लेकिन हम लोग इस तरीके से कभी नहीं लिखते, हम लोग क्या करते हैं उसको इस फॉर्मूले में बैठा के लिखते हैं। अब फॉर्मूला और वो कोई अलग चीज़ नहीं है, यहाँ पे हमारा n का वैल्यू इंटीजर्स होता है और n का वैल्यू जैसे जैसे चेंज करते हैं हमारे इसी तरीके के आंसर्स मिलते हुए जाते हैं। फिर आप tan को लीजिए या sin को लीजिए या cos को लीजिए। अब गाइज अगर हम लोगों के पास इमेजिन कीजिए कॉट या सेक या कोसिक आ गया तो क्या करेंगे, तो हम लोग को पता है हम लोग फॉर्मूले की मदद से बड़े इजीली सेक को हम लोग साइन में कन्वर्ट कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोसेक को हम लोग साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, कॉट को हम लोग टैन में कन्वर्ट कर सकते हैं, और उसके बाद ये फॉर्मूले बैठा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हम लोगों के पास जब ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे तो अपन लोग बड़े अच्छे से देख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए अपन लोगों ने जनरल सॉल्यूशन देख लिए है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, ये इसके हम लोग सॉल्व किस तरीके से करते हैं। अब चलिए गाइस अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो गाइज इस तरह से हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज का पहले का बेसिस कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को हर एक चीज अच्छी तरीके से समझ गया होगा, और अगर नहीं समझा होगा तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यहाँ पे देखिए गाइज हम लोगों ने मेनली क्या देखना था कि इक्वेशन क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या होता है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, इनको सॉल्व करने का तरीका कैसा होता है, और हम लोगों ने ये सब कुछ देख चुके हैं। और खासकर ये जनरल सॉल्यूशन के फॉर्मूले को बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आगे के क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा आने वाले हैं। और गाइज अगर आप लोग को हमारा एफर्ट अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर से दबा दीजिएगा लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए। और गाइज अगर आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर थोड़ा सा शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए गाइज मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में।